सेवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का ब्रह्मा सीरीज लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है या जो सारी चीजें आपको नहीं पता है उसको नोट करिए और उस नोट किया हुआ चीज का रिवीजन करिए। तो ये दो काम आपको करना है गाइस। अब आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बच गया है, तो कोशिश करिए चीजों को जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करें, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन हमसे कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो आग्नेय चट्टान को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? दो प्रकार में, तीन प्रकार में, एक प्रकार में या फिर चार प्रकार में? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। अगर मैं ये बात करूं कि ये दो प्रकार में कौन कौन से गाइज, तो पहला और दूसरा प्रकार, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला होता है आपका अंतर स्फोट, ठीक है ना, अंतर अंतर स्फोटक, ठीक है। और दूसरा आपका कौन सा होता है? बाह्य स्फोटक, ठीक है। अब इस दोनों में क्या याद रखना है, तो अंतर स्फोटक जो होता है कैसे याद रखिएगा, ये पृथ्वी के अंदर बनती है, ठीक है ना। ये जो होती है ये किधर बनती है गाइस, याद रखिएगा पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर बनती है, ठीक है, अंदर बनती है। और दूसरा, और इसका क्या याद रखिएगा, जो बहिः विस्फोटक होता है गाइस, ये याद रखिएगा पृथ्वी के सतह पर बनती है, पृथ्वी की सतह पर बनती है, सतह पर बनती है। तो यहाँ पे ये हो गया आपके आग्नेय चट्टान के बारे में, जो कि दो प्रकार में से वर्गीकृत किया जाता है। अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा भारत में कितने प्रकार की चट्टान है गैस, तो याद रखिएगा भारत में तीन प्रकार की चट्टान पाई जाती है। वो तीन प्रकार की कौन से? तो याद रखिएगा, इसे सबसे पहले आपको याद रखना है कि चट्टाने जो है, चट्टाने, ठीक है, चट्टाने जो है तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, तीन प्रकार की होती है, ठीक है। अब तीन प्रकार की चट्टान होती है, तो कौन कौन से तीन प्रकार है? तो पहला आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ, ठीक है। पहला आपको याद रखना है कौन सा हो गया, पहला हो गया आपका आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा हो गया गैस, दूसरा हो गया आपका तलछटी चट्टान, तलछटी चट्टान। और तीसरा आपका कौन सा हो गया गैस, तो याद रखिएगा तीसरा हो गया आपका रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान के बारे में बात करेंगे। तो आग्नेय चट्टान की जो है उत्पत्ति कैसे होती है गाइस, याद रखिएगा आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति, तो याद रखिएगा इसकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति, पहले उत्पत्ति लिख लीजिए। तो इसकी उत्पत्ति होती है मैग्मा के ठंडा होने से, ठीक है ना। ये जो है मैग्मा या फिर लावा के ठंडा, मैग्मा, मैग्मा या लावा के ठंडा होने से, ठीक है, इसकी उत्पत्ति होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तलछटी चट्टान की गाइस, तो इसकी भी मैं उत्पत्ति के बारे में बात करूंगी। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है तलछट यानी कि जो है रेत हो गया या फिर मिट्टी हो गया या जीवाश्म हो गया, ठीक है ना, जिसे हम तलछट बोलते हैं। तो याद रखिएगा तलछट के जमाव से, तलछट के जमाव से, ठीक है। कौन सी चट्टान का उत्पन्न होता है? तलछटी चट्टान का। इसके अलावा अगर मैं रूपांतरित चट्टान की बात करूंगा, तो रूपांतरित चट्टान जो है ये आग्नेय या फिर जो है तलछटी चट्टान जो होती है, ये दोनों चट्टानों के जो है ताप और दबाव के परिवर्तन से, ठीक है ना। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है गाइस, याद रखिएगा आग्नेय, आग्नेय या तलछटी
चट्टानों के ताप और दबाव से। दबाव से ये क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। किसमें हो जाता है, परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा ये हो जाता है आपका रूपांतरित चट्टान में, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जितना भी मैं लिखाई हूँ इसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। अगर मैं आग्नेय चट्टान की एग्जाम्पल की बताऊं कि आग्नेय चट्टान में आपको कौन कौन सा आ जाता है, तो आग्नेय चट्टान की अगर एग्जाम्पल में लो तो इसमें आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल में आपको कौन कौन सा आ जाएगा एग्जाम्पल। तो इसमें जैसे आपका जो है बेसाल्ट, बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बेसाल्ट। और दूसरा हो गया कौन सा, ग्रेनाइट। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है या फिर ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है। इसके अलावा जो है या अगर आपके तलछटी की बताऊं तो यह गाइस याद रखिएगा, चूना पत्थर हो गया, तलछटी चट्टान की उदाहरण हो गई, ठीक है। और रूपांतरी चट्टान के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपका संगमरमर हो गया, ये आपका रूपांतरी चट्टान हो गया, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक आदिवासी विद्रोह नहीं था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोल विद्रोह, ऑप्शन बी फराजी आंदोलन, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह या ऑप्शन डी खेरवाड़ आंदोलन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फराजी आंदोलन जो है ये आदिवासी विद्रोह नहीं था, ठीक है ना। तो ये कौन था, तो ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, ठीक है। धार्मिक सुधार आंदोलन था, आंदोलन, ठीक है। धार्मिक सुधार आंदोलन था। और याद रखिएगा अब हम बात करेंगे कि ये जो फराजी आंदोलन था, इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत। तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1818 में, ठीक है, 1818 में। और शुरुआत किसने की थी गाइस, तो हाजी शरीयतुल्लाह ने, हाजी शरीयतुल्लाह ने। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस कि इस आंदोलन का जो है ये मुख्य जोड़ क्या था गाइस, तो इसका मुख्य जोड़ था ये जो क्या कहते हैं, इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मुख्य जोड़, मुख्य जोड़ इस्लाम धर्म के सच्चाई पर था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो इस आंदोलन को जो है फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा फराइदी, फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस तो याद रखिएगा इसमें पूछा जाता है कि जो है ये आंदोलन की शुरुआत तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी, लेकिन पूछा जाता है कि इसे जो है जन जन पहुंचाने तक का काम किसने किया था गैस। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो है ये आंदोलन जोर किसके टाइम में पकड़ा था, तो इनके पुत्र थे दुदू मियाँ, दुदू मियाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके समय इन्होंने क्या किया था, आंदोलन को जो है जन जन तक पहुंचाया था, ठीक है। आंदोलन, आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया था, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है गाइस। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो अब जो है आपका ये सब जो है बाकी कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और खेरवाड़ आंदोलन, ये सारे आपके कौन से हैं? ये सारे आपके जो है याद रखिएगा। जैसे अगर मैं खेर आदिवासी विद्रोह है, जैसे खेरवाड़ आंदोलन की बात करूँ गाइस, आदिवासी विद्रोह किसे कहते हैं पहले मैं आपको वो बताती हूँ। आदिवासी विद्रोह किसे कहते हैं, आदिवासी विद्रोह उसे कहते हैं जो किसी भी जनजातीय समुदाय द्वारा जो किया जाता है जो विद्रोह, उसे हम आदिवासी विद्रोह कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जनजातीय समुदाय द्वारा, जैसे कि अगर मैं खेरवाड़ आंदोलन की बात करूं तो ये किसके द्वारा किया गया था आंदोलन, तो ये आंदोलन किया गया था खेरवाड़ जनजाति के द्वारा, ठीक है ना, खेरवाड़ जनजाति,
खेरवार जनजाति के द्वारा। और ये जनजाति जो आंदोलन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? झारखंड से। ये झारखंड की जनजाति थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका संथाल विद्रोह तो बहुत ये है। तो संथाल विद्रोह की अगर मैं बात करूँ, ये कौन से जनजाति के द्वारा हुआ था? तो ये संथाल जनजाति के द्वारा हुआ था ये विद्रोह, संथाल जनजाति द्वारा, ठीक है। तो संथाल जनजाति द्वारा ये विद्रोह हुआ था। तो ये विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये विद्रोह हुआ था 1855 में, ठीक है। और इसके जो है प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता से बहुत प्रश्न रहता है, ठीक है ना, प्रमुख नेता। तो याद देखिएगा इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो है दो राज्य में था, ठीक है ना, एक झारखंड, ये जो हुआ था ये झारखंड में हुआ था, और पश्चिम बंगाल, दो राज्य थे, पहला झारखंड, झारखंड और वेस्ट बंगाल लिख देती हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं कोल विद्रोह के बारे में। तो कोल विद्रोह जो है याद रखिएगा ये कब हुआ था? तो सबसे पहले याद रखिएगा ये हुआ था कोल जनजाति द्वारा, कोल जनजाति के द्वारा, ठीक है। और ये विद्रोह कब हुआ था गाइस? 1831 में स्टार्ट हुआ था, 1831 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि नर्वस सिस्टम की मूल रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो नर्वस सिस्टम की मूल रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, नेफ्रिक है, या फिर नासोपैलेटाइन है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले हम न्यूरॉन के बारे में बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो ये किससे किससे मिलकर बनी होती है गाइस? तो याद रखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा नर्वस सिस्टम जो है हमारे शरीर की क्या है? तंत्रिका प्रणाली है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे शरीर की तंत्रिका प्रणाली है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नर्वस सिस्टम जो है ये किस किस चीज से बनी होती है? तो ये मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और नसों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है, बनी होती है, ठीक है। उसके अलावा इसका काम क्या होता है नर्वस सिस्टम का? तो नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? तो सूचना प्राप्त करना, ठीक है, सूचना प्राप्त करना, सूचना प्राप्त करना, ठीक है। इसके अलावा और याद रखिएगा क्या करता है? उस सूचना प्राप्त करके उसका विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, और विश्लेषण करने के बाद क्या करता है? और प्रतिक्रिया देना, और प्रतिक्रिया देना, ठीक है। तो ये हो गया आपके नर्वस सिस्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे गाइस न्यूरॉन के बारे में। तो सबसे पहले याद रखिएगा न्यूरॉन जो है याद रखिएगा ये क्या होता है? ये एक प्रकार की जो है विशेष प्रकार की क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है ना। न्यूरॉन क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। न्यूरॉन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको दो तीन पॉइंट याद रखना है, जिसके इसके मैं प्रमुख जो है भाग के बारे में बात करूँ। जैसे एक होता है आपका कौन सा? एक होता है संवेदी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन, ठीक है। तो संवेदी न्यूरॉन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका काम क्या होता है? संवेदी न्यूरॉन जो है ये क्या करता है? ये बाहरी या फिर आंतरिक जो है याद रखिएगा, ये क्या करता है? बाहरी या फिर आंतरिक वातावरण से क्या करते हैं? संवेदी संकेत प्राप्त करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा बाहरी और आंतरिक, जगह भी नहीं है, ठीक है ना। बाहरी और आंतरिक
वातावरण, ठीक है ना, वातावरण याद रखिएगा। वातावरण से जो है ये क्या करता है, वातावरण से संवेदी संकेत प्राप्त करता है, ठीक है ना। संकेत प्राप्त करने का काम किसका होता है, ये होता है संवेदी न्यूरॉन का। जैसे अगर मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे कि अगर आप जो है कोई भी गर्म चीज को आप छूते हैं, तो ये क्या करता है, यही जानकारी जो ये किसको दे देता है, न्यूरॉन को देता है, ठीक है ना। तो ये कौन देता है, संवेदी न्यूरॉन देता है, ठीक है ना। दूसरा अगर मैं बात करूँ, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो दूसरा आपका कौन सा होता है, जिससे हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, यानी कि प्रेषण न्यूरॉन। तो ये क्या करता है, हमारे जो शरीर के जो क्रियाकलाप होते हैं ना गाइस, उसको नियंत्रित करता है, ठीक है ना। जैसे कि हाथ खींचना, दौड़ना, ये सब काम किसका होता है, प्रेषण न्यूरॉन की वजह से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या करता है, हमारे क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, हमारे क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तीसरा आपका कौन सा होता है, तीसरा होता है आपका मध्यस्थ न्यूरॉन, ठीक है ना। मध्यस्थ न्यूरॉन, तो ये क्या करता है गाइस, तो ये जो है ये पूछा जाता है इसके बारे में कि ये कहाँ पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क, और मस्तिष्क, मस्तिष्क में पाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा इसका काम क्या होता है, ये जो सूचनाओं को विश्लेषित करने का काम किसका होता है, यानी कि सूचनाओं को विश्लेषण करके और जो प्रतिक्रिया देने का काम किसका होता है, मध्यस्थ न्यूरॉन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हड़प नीति के तहत झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ। तो हड़प नीति के तहत जो है ये झांसी का विलय कौन सा पूछा है, झांसी का विलय पूछा है, ठीक है ना। तो 1853 में, 1850 ईस्वी में, 1846 में, या फिर 1865 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। झांसी का विलय हुआ था 1853 में, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं गाइस, तो सबसे पहले हम हड़प नीति के बारे में बात करेंगे। हड़प नीति जो है इसकी जो है शुरुआत कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी 1848 में, ठीक है। इस समय जो है कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा 1848 में जो है ये लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है ना। उस समय ये क्या थे, गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो नीति थी, तो इस नीति के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल देख लेते हैं गाइस। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1848 से लेकर के 1856 तक, ठीक है। इसका शासनकाल था 1848 से 1856 तक, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो हड़प नीति था, ये नीति क्या था, हड़प नीति जो था यानी कि जो है कोई भी राजा का जो अगर वारिस नहीं होता था, तो उसका जो रियासत होता था ये उसको अपने में मिला लेता था, ठीक है ना, खुद में विलय कर लेता था, ब्रिटिश शासन साम्राज्य में इसको मिला दिया जाता था, ठीक है ना। तो उसी को हड़प नीति कहा, यानी इसका कहना था कि अगर कोई भी राजा होता था जो उसका शासक नहीं उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो किसी को गोद लेकर के उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन इसके अनुसार ये था कि अगर किसी भी राजा के पास उनका खुद का संतान नहीं है, तो अगर वो किसी को गोद लेते हैं और उसको उत्तराधिकारी बनाते हैं, तो ये मान्यता नहीं होगा, यानी कि ये जो है वो जो साम्राज्य होगा वो ब्रिटिश में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये इसका नीति ये था, ठीक है। तो जैसे कि इसने झांसी को किया था, झांसी में कौन था, तो अगर मैं झांसी की बात करूं, झांसी, तो झांसी को कब किया था, 1853 में। तो यहाँ पे क्या घटना हुई थी इसे समझते हैं। तो झांसी में कौन था, झांसी में सॉरी राजा गंगाधर राव थे, ठीक है ना, राजा गंगाधर
राव थे, ठीक है ना। तो राजा गंगाधर राव थे और उनकी पत्नी क्या थी गाइस, तो उनकी जो है पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु होती है 1853 में, ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो इनकी पत्नी कौन थी, इनकी पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। तो इनकी कोई संतान नहीं थी, ठीक है ना। तो इनकी कोई संतान नहीं होने के कारण जो है इनका जो है इन्होंने एक पुत्र लिया था गोद, ठीक है ना। इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था। संतान नहीं थी तो एक पुत्र को क्या किया था, गोद लिया था। गोद लिया गया। तो इसे जो है मान्यता नहीं मिली, ठीक है ना। मान्यता नहीं मिली, नहीं मिली। क्योंकि जो जिसका खुद का संतान नहीं होगा उस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। इसीलिए जो है याद रखिएगा, झांसी का विलय हो गया ब्रिटिश साम्राज्य में। झांसी का विलय हुआ ब्रिटिश साम्राज्य में। तो होपफुली आप समझे होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है ना। समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर समझ गए होंगे तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा कि हाँ समझ में आया। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये आपको ध्यान रखना है, हड़प नीति के तहत जो है इसने सबसे पहले कौन से इसको मिलाया था पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसने सतारा को मिलाया था हड़प नीति के तहत। और सतारा को इसने कब मिलाया था, 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद सतारा के बाद जो है इसने किसको मिलाया था गाइस, संबलपुर को। संबलपुर को, ठीक है। संबलपुर के बाद जो इसने कौन से राज्य को मिलाया था, बघाट को। यहाँ पे उस राजा की संतान नहीं रही होगी इसी वजह से, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उदयपुर। उदयपुर हो गया, झांसी का मैं बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा आपका जो है नागपुर हो गया, अवध हो गया। नागपुर हो गया और आपका अवध हो गया। पूछा जाता है सबसे पहले किसे मिलाया गया, तो सबसे पहले इसको सितारा को मिलाया गया और अंतिम में यानी अंत में जो है सबसे लास्ट में किसे मिलाया, अवध को, ठीक है। तो संबलपुर को जो इसने मिलाया था, कब मिलाया था गाइस, संबलपुर को 1849 में मिलाया था, 1849 ईस्वी में। बघाट की अगर मैं बात करूँ तो 1850 में, ठीक है। इसके अलावा उदयपुर की अगर मैं बात करूँ तो उदयपुर को मिलाया था इसने 1852 में, ठीक है। नागपुर की अगर मैं बात करूँ तो नागपुर को इसने मिलाया था 1854 में। और इसको 1854 में, और अवध को मिलाया था 1856 में। तो ये जो है याद रखिएगा, ठीक है ना, किसे कब मिलाया। अब बाकी झांसी का मैं नहीं लिखाई हूँ क्योंकि झांसी का लिखा हुआ है, ठीक है। और याद रखिएगा इस नीति को क्या कहते हैं गाइस, तो यहाँ पे जो है जगह नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को, ठीक है। इसलिए मैं जितना ज्यादा हो सके चीजों को क्लियर आउट करने की कोशिश करती हूँ। तो याद रखिएगा इसे जो है याद रखिएगा अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। डॉक्ट्राइन डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, ठीक है ना। लेफ्ट कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि हड़प नीति को समाप्त किसने किया था गाइस, तो याद रखिएगा हड़प नीति को समाप्त किया था गाइस, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है ना। इस नीति को जो है समाप्त किसने किया था, समाप्त, तो इसको समाप्त किया था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है ना। और कब किया था इसको, तो याद रखिएगा 1858 में। 1800, लॉर्ड कैनिंग ने किया था कब, 1858 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा चीज लिखा दी, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोग किया जाने वाला मुख्य उपकरण कौन सा है। तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोग किया जाने वाला जो है ऑटोक्लेव है, थर्मामीटर है, रजिस्ट्रेशन एंजाइम है, या फिर स्पेक्ट्रोमीटर है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है ना। इसके बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो याद रखिएगा वैज्ञानिक इसका उपयोग जो है याद रखिएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, ठीक है ना। जेनेटिक
इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा ये क्या करता है गाइस, तो ये जो है डीएनए को जोड़ने या फिर बदलने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। डीएनए को डीएनए को जोड़ने या बदलने के लिए, ठीक है, बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम किसके द्वारा प्राप्त होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जीवाणुओं से प्राप्त एंजाइम होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा जीवाणुओं जीवाणुओं से प्राप्त एंजाइम होता है, ये एंजाइम जीवाणुओं से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये क्या करता है, ये जो है रेजिस्ट्रेशन एंजाइम जो है, ये क्या करता है, यानी कि जो है ये डीएनए को जो है नियंत्रित करता है, ठीक है ना, ढंग से काटते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, इस उपकरण का जो है उपयोग मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना, उपयोग, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या करता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो एंजाइम है गाइस, याद रखिएगा डीएनए को जो है नियंत्रित ढंग से काटता है, ठीक है ना, डीएनए को नियंत्रित ढंग से काटता है, ठीक है। और काटने के बाद जो है इसके आधार पर ये क्या कर सकता है, डीएनए को सही तरीके से काटता है, जिसके आधार पर क्या करता है, जीएम जो है वो फसलें बना सकते हैं, ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना सकते हैं, ठीक है, जीएम जीएम फसलें जीएम फसलें बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ये औषधियाँ बना सकते हैं, औषधियाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो इस उपकरण का ये उपयोग होता है। अब अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा ऑटोक्लेव का होता है जीवाणु को मारने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। जीवाणु को मारने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, ऑटोक्लेव का, जीवाणु को मारने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ थर्मामीटर का, तो थर्मामीटर का उपयोग किस लिए होता है गैस, याद रखिएगा थर्मामीटर का होता है तापमान मापने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर की अगर मैं बात करूँ गैस, तो ये जो है ये क्या करता है, प्रकाश का विश्लेषण कौन करता है, प्रकाश का विश्लेषण विश्लेषण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि थार मरुस्थल के चारों ओर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, तो सिंधु नदी का मैदान, कच्छ का रण, विंध्य पहाड़िया या फिर अरावली पर्वतमाला। तो गाइस थार मरुस्थल के जो तहत जहाँ पे नहीं है वो है आपका विंध्य पहाड़िया, नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं थार मरुस्थल के बारे में बात करूं, थार मरुस्थल, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका जो है, याद रखिएगा ये कहाँ फैला हुआ है, तो यहाँ ये भारत में लगभग जो है 85% भाग पर जो है ये फैला हुआ है, ठीक है ना, 85% भाग भारत में है, ठीक है, और 15% जो है याद रखिएगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं वगैरह ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है थार मरुस्थल जो है ये आपके कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा ये राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान राज्य में फैला है।
लेकिन राजस्थान राज्य में फैला तो ये और भी राज्य में, जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो ये इसका कुछ भाग जो है ये गुजरात में भी फैला हुआ है, ठीक है, गुजरात में भी, हरियाणा में भी फैला हुआ है, हरियाणा में, और याद रखिएगा पंजाब में। लेकिन सबसे ज्यादा जो है राजस्थान में, राजस्थान में लगभग जो है इसका 85% भाग जो है भारत में है, तो इसमें से 60 से 62% जो भाग है ये सिर्फ राजस्थान में ही है, और कुछ कुछ भाग जो है ये पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में फैला है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिंधु नदी का मैदान, ठीक है, तो सिंधु नदी का मैदान जो है ये मतलब कि जो है थार मरुस्थल के चारों ओर में कहीं ना कहीं पे होगा। तो सिंधु नदी का मैदान कहाँ है guys? तो यह देखिएगा ये जो है थार के जो है थार मरुस्थल के जो है पश्चिमी किनारे के नजदीक है, ठीक है ना, पश्चिमी पश्चिमी किनारे के समीप लिख लीजिए, किनारे के समीप, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कक्षकरण, कक्षकरण जो है याद रखिएगा ये जो है थार मरुस्थल के जो है दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है ना, ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और ये कहाँ है गाइस? गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ गाइस तो याद रखिएगा अब आपका हो गया अरावली, अरावली जो है ये कहाँ है? तो याद रखिएगा अरावली जो है ये थार मरुस्थल के जो है पूर्वी किनारे पर स्थित है, ठीक है, पूर्वी किनारे पर स्थित है, पूर्वी किनारे पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा यहाँ पे आप लिख लीजिए कि इसमें से जो है राजस्थान में कितना फैला हुआ है, राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान में 62% जो है 62% भाग है थार मरुस्थल का, ठीक है, भाग है किसका? थार मरुस्थल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो रोपण कृषि जो है ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, पंजाब और हरियाणा में, केरल और असम में, राजस्थान और गुजरात में। तो गाइस रोपण कृषि जो है ये आपके केरल और असम में। अब सबसे पहले ये जानने के लिए, सबसे पहले जिनको आंसर नहीं पता था उसको ये जानना जरूरी है कि रोपण कृषि होता क्या है। रोपण कृषि, तो रोपण कृषि उसे कहते हैं जिसमें एक ही फसल को, जिसमें एक ही फसल को, ठीक है ना, जिसमें एक ही फसल को बड़े पैमाने पे उगाया जाता है, बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। जिसमें मैंने आपको क्या बोला था कि जो है कहाँ होती है ये कृषि? केरल और असम में। तो केरल और असम में दोनों को समझाऊंगी, ठीक है ना, केरल और दूसरा असम। तो ये कृषि केरल और असम से कैसे इसका आंसर होगा? तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैसे कि केरल में आपका कौन सा फसल उगाया जाता है? तो रबर वगैरह का जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा, रबर हो गया, कॉफी हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा मसाले हो गए, मसाले, और कौन सा हो गया? नारियल हो गया, नारियल, नारियल। ये जो है ये कौन सी है? तो ये सब जो फसलें हो गई ये रोपण फसलें हो गई, ठीक है ना। ये फसलें कौन सी हो गई? रोपण फसलें हो गई, रोपण फसलें, क्योंकि केरल में ये सब की एक ही जो है एक ही फसल को जो है क्या होता है बहुत बड़े पैमाने पे उगाया जाता है, और इसका निर्यात भी किया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपका रोपण फसल हो गया, ठीक है ना, इसलिए केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा मैंने असम, आपने सुना ही होगा चाय का बगान। चाय के बगान के लिए जो है चाय का बगान जो है ये एक ही प्रकार की फसल है, चाय का बगान। तो चाय बगान के लिए जो है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे होता है जो खासकर ये दोनों जो है याद रखिएगा ये दोनों ही जो है ये क्या करती है? निर्यात करती है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ दोनों राज्य की, अगर भूमि और जलवायु के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो है रोपण कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है, ठीक है। दोनों राज्य, दोनों राज्य
रोपण कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। आदर्श मानी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि उस्ताद अलादिया खान निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापक हैं। तो उस्ताद अलादिया खान जो है ये इंदौर घराने के संस्थापक है, पटियाला घराने के संस्थापक है, बनारस घराने के संस्थापक है, या फिर जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद अलादिया खान जो है ये जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक है। तो अलाउद्दीन खान जो है जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक है। यहाँ पे पूछा जाता है कि जयपुर अतरौली घराने के जो है प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। प्रमुख कलाकार, ठीक है। तो जयपुर अतरौली घराने के प्रमुख कलाकार, पहला तो नाम याद रखिएगा अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान, ठीक है। दूसरा नाम आपको क्या याद रखना है guys? मल्लिकार्जुन मंसूर। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया guys? तो याद रखिएगा केसर बाई किरकर। केसर बाई केसर बाई केरकर, ठीक है। ये सब जो है जयपुर अतरौली घराने के जो है कलाकार हैं। तो इंदौर घराना के संस्थापक की बात करें guys, तो इंदौर घराना के संस्थापक कौन है? संस्थापक, ठीक है। तो याद रखिएगा इंदौर घराना के संस्थापक है उस्ताद आमिर खान। उस्ताद आमिर खान, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पटियाला घराना की, यहाँ पे मैं जो भी नाम लिखाऊंगी संस्थापक लिखाऊंगी। तो पटियाला घराना के संस्थापक है उस्ताद फतेह अली। उस्ताद फतेह अली। उस्ताद फतेह अली और उस्ताद अली बख्श, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगी तो बनारस घराना के संस्थापक कौन है? पंडित राम सहाय। पंडित राम सहाय। तो पंडित राम सहाय जो है ये बनारस घराना के संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है? पहला शिलालेख में, छठा शिलालेख में, 13वां शिलालेख में, या फिर 11वां शिलालेख में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां शिलालेख में इसका जो है उल्लेख किया गया। अगर मैं 13वां शिलालेख की बात करूं तो सबसे पहले हम कलिंग युद्ध के बारे में बात करेंगे कि ये युद्ध हुआ कब था। तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इसी कलिंग युद्ध के बाद जब बहुत सारे लोग मारे गए थे गाइस, तो याद रखिएगा इस कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक को अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने जो है याद रखिएगा जब बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे तो अशोक ने क्या किया था? अशोक ने जो है धम्म नीति अपनाया, ठीक है ना। इस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति अपनाया, ठीक है। और ये जो है याद रखिएगा अशोक का अगर मैं बात करूं शासनकाल कब से कब तक था। अशोक का शासनकाल, तो ये आपको याद रखना है अशोक का शासनकाल था 268 से लेके 232। 268 से 232 ईसा पूर्व, ठीक है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये जो 13वां शिलालेख में जो है अशोक ने धम्म नीति अपनाया, तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, इसमें इस शिलालेख में कहा था सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता सहिष्णुता की बात कही गई। ठीक है, ये जो है 13वां में। अगर मैं बात करूं पहला शिलालेख में क्या कहा गया है, तो पहला शिलालेख में जो है देखिएगा पशुपति की निंदा की गई है। ठीक है, पहला शिलालेख में पशुपति की निंदा की गई। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं छठा शिलालेख में, तो छठा शिलालेख में क्या कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। छठा शिलालेख में कहा गया है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। शिक्षा दी गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं 11वां शिलालेख में क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा 11वां शिलालेख में क्या अशोक ने जो है, याद रखिएगा धम्म को जो है स्पष्ट किया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा धम्म की व्याख्या, धम्म की व्याख्या की गई है। धर्म की व्याख्या की गई है, यानी कि जो है ये पाप से बचना। ठीक है ना, इसको परिभाषित किया गया है, पाप से बचना, सत्य बोलना, दया और करुणा का भावना रखना, बड़ों को सम्मान करना, ये इसमें जो है ये धर्म की व्याख्या की गई। ठीक है ना, ये 11वां शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन 1805 में, 1901 में, 1905 में या फिर 1902 में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन जो है guys, याद रखिएगा ये बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया, शुरू किया गया था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। ठीक है, जिसमें इसका उद्देश्य क्या था गाइज, इस आंदोलन को करने का जो है उद्देश्य क्या था, उद्देश्य, तो इस आंदोलन को करने का उद्देश्य था जो ब्रिटिश शासन को जो है आर्थिक रूप से कमजोर करना। ठीक है, ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश शासन को आर्थिक रूप से कमजोर करना, आर्थिक रूप से कमजोर करना। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर करना। तो यहाँ पे जो है इसमें आर्थिक रूप से कमजोर करना और क्या था, और जो था जो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था, और स्वदेशी वस्तुओं को, स्वदेशी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन से थे, प्रमुख नेता। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता में आपके हो जाएंगे जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बंगाल बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, और याद रखिएगा अरविंद घोष, अरविंद घोष। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हुआ आपका स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा कि जो बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, ये याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया
बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सोरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदायों द्वारा बनाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा, ओडिशा के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा या फिर झारखंड के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा के द्वारा। ठीक है, ओडिशा में जो याद रखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सोरा चित्रकला। तो सोरा चित्रकला जो है ये किस पे बनाई जाती है गाइस? याद रखिएगा, ये दीवार पे बनाई जाती है चित्रकला। सोरा चित्रकला। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किस पे बनाई जाती है? दीवार पे बनाई जाती है। दीवार पर, दीवार पर बनाई जाती है। ठीक है, दीवार पे बनाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो सोरा चित्रकला है इस पे कौन कौन से रंग का उपयोग होता है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे रंग, रंग के बारे में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से रंगों का उपयोग होता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें सफेद रंग का उपयोग होता है। ठीक है, सफेद रंग का उपयोग होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है काले रंग का उपयोग होता है। काले रंग का उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूँ तो लाल रंग का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये जो है ज्यादातर इस तीन रंग का जो उपयोग है वो ज्यादा होता है। ठीक है ना। उसके बाद आपको सोडा कला के बारे में याद रखना है कि जो सोडा कला जो है याद रखिएगा, ये जो है लौंजिया जो है याद रखिएगा, लौंजिया समुदाय। ठीक है ना, लौंजिया सोडा समुदाय, लौंजिया सोडा समुदाय का, सोडा समुदाय का पारंपरिक कला है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ओडिशा के हम और अगर बात करें तो ओडिशा में और कौन कौन सी है, और कौन कौन सी चित्रकला है? तो ओडिशा की अगर मैं बात करूँ तो पटचित्र, पटचित्र जो है ये ओडिशा का है, जो कि ये पटचित्र जो है याद रखिएगा, ये कपड़े पर बनाई जाती है। ठीक है ना, पटचित्र जो है याद रखिएगा, ये कपड़े पर बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा ओडिशा की और अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया? ये हो गया आपका तारपत्र चित्र। ठीक है ना, तारपत्र चित्रकला। तो तारपत्र चित्रकला के बारे में आपको क्या याद रखना है? इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है, ये तार के पत्तों पर जो है खुदाई करके बनाया जाता है। ठीक है, तार के पत्तों पर खुदाई करके बनाया जाता है। बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा है? तो एक होता है आपका ये संध आर्ट। ठीक है ना, सैंड आर्ट जिसे हम बोलते हैं, संध आर्ट जिसे हम सैंड आर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है याद रखिएगा, ये जो होता है ये जो है समुद्र तट पर जो है रेत पर बनाई जाती है। ठीक है ना, समुद्र तट पर रेत से बनाई जाती है। रेत से बनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? तो नगर पालिका चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की गई है? क्षेत्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, स्थानीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। अब बहुत लोगों को लगता है या तो स्थानीय निर्वाचन आयोग होगा या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग होगा। ये दोनों ही गलत है गाइस, याद रखिएगा, ये जो है ये जो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा, अगर मैं नगर पालिका की बात करूँ, ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची
12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची गई जिसमें जो है याद रखिएगा इसमें कितने विषयों को जोड़ा गया, 18 विषय को जो है 18 विषय को शामिल किया गया। ठीक है, और इसी 18 विषय पर जो है नगर पालिका कार्य कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया 12वीं अनुसूची के बारे में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा इसके तहत जो है कौन सा भाग जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन के बारे में हम बात करें तो इसके तहत जो है भाग भाग 9A जोड़ा गया। भाग 9A जोड़ा गया। ठीक है, इसके अलावा कौन से अनुच्छेद को शामिल किया गया, अनुच्छेद। तो याद रखिएगा इसके तहत जो है 243P से लेकर 243 ZG तक है। ठीक है, ZG तक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें जो है कौन कौन सी संस्था शामिल है, तो शामिल संस्थाएं, संस शामिल संस्थाएं, संस्थाएं। ठीक है, तो इसके तहत जो शामिल संस्था है तो पहले आपको याद रखना है नगर पालिका, नगर पालिका। ठीक है, इसके अलावा हो गया आपका नगर परिषद, परिषद। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और आपका हो गया नगर निगम, नगर निगम। इसमें ये तीन संस्था शामिल है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आपको याद रखना है आपके जो है कि इसमें जो है नगर पालिका का अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं तो इसके बारे में तो ये इसकी नियुक्ति जो है इसके सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग की, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, नियुक्त होते हैं। और याद रखिएगा इनका कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष या फिर जो है 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो, जो भी पहले पूरा होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसको हटाने का प्रक्रिया भी वही है। अगर इसको मतलब कि अगर इसमें से कोई त्याग पत्र देना चाहेगा तो राष्ट्रपति को देगा, सॉरी राज्यपाल को देगा, और इसके हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ठीक है ना, इसके अलावा जो है यहाँ पे इतना पॉइंट आपको याद रखना है जो कि मैं आपको सरल समझा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बताइए कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी तो नहीं है लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपके ऑप्शन है महानदी, गोमती नदी, घाघरा नदी या कोसी नदी। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महानदी। महानदी जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सबसे पहले हम इसके उद्गम के बारे में बात करेंगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है गाइज याद रखिएगा सिहावा पर्वत से, सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, तो इसकी लंबाई है 885 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये कौन कौन से राज्य से इसका प्रवाह है, ठीक है, तो ये जो है छत्तीसगढ़, सिहावा पर्वत जो है ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से ये स्टार्ट होती है, छत्तीसगढ़ बहते हुए ओडिशा, ओडिशा, और ओडिशा से बहते हुए ये जाती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये हो गया आपके महानदी के बारे में। अब चलिए अब हम बात करते हैं गोमती नदी के बारे में। तो इसका जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है गोमत ताल से, गोमत ताल, जो कि ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है गोमती नदी की, लंबाई, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई है कितनी हो गई 960 किलोमीटर।
960 किलोमीटर, ठीक है। और याद रखिएगा ये गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो यहाँ इसका संगम कहाँ पे होता है, संगम, ठीक है। तो इसका संगम होता है guys, याद रखिएगा ये जो है गाजीपुर जिले में जो है, याद रखिएगा गाजीपुर जिले में जो है ये गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। गाजीपुर जिले में गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है। इसके अलावा घाघरा नदी की अगर मैं बात करूँ तो जगह नहीं है, मैं ज्यादा नहीं बता सकती हूँ। तो घाघरा नदी जो है ये गंगा से मिलती है, छपरा के पास जो है, याद रखिएगा घाघरा नदी जो है छपरा के पास, छपरा के पास गंगा नदी से मिलती है, गंगा से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कोसी नदी की बात करूँ गाइस, तो कोसी नदी के बारे में आपको याद रखना है कि कोसी नदी जो है ये गंगा से कहाँ पे मिलती है, तो याद रखिएगा ये जो है बिहार के कटिहार जिले में, ठीक है ना, कटिहार, कटिहार जिले, कटिहार जिले के पास गंगा से मिलती है, मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार भारत में अनुसंधान एवं विकास पर जीडीपी का कितना प्रतिशत व्यय हो रहा है, तो बताइए जीडीपी का कितना प्रतिशत व्यय हो रहा है। तो आपके ऑप्शन है 1.28%, ऑप्शन बी 0.45%, ऑप्शन सी 0.64% या ऑप्शन डी 1.15%। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 0.64%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, तो आर्थिक सर्वेक्षण वो होता है जहाँ पे जो है हर साल क्या करती है सरकार द्वारा जो है एक जो है प्रकाशित दस्तावेज होती है, जो क्या करती है देश की जो है आर्थिक स्थिति का जो है ये क्या करता है विश्लेषण करता है, ठीक है। ये क्या करता है देश की आर्थिक स्थिति का, देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जिसमें ये क्या करता है, जिसमें ये किसका किसका मूल्यांकन होता है, तो याद रखिएगा इसमें आय, व्यय, इसके बाद विकास दर, विकास दर, रोजगार, रोजगार का मूल्यांकन होता है, ठीक है। जिसमें 0.04 है जो कि बहुत कम है, ठीक है ना। अगर ये खर्च करता है इस पे तो ये बहुत कम है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि अगर अमेरिका वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो अमेरिका वगैरह जो है 2 से 4% तक खर्च करते हैं, ठीक है ना इस पे। और बिहार बहुत इस कंपैरिजन में बहुत कम ही खर्च करते हैं, 0.64, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है, तो डेल्टा तटीय मैदान में, अंतर्द्वयी तटीय मैदान में, ज्वारीय तटीय मैदान में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्द्वयी तटीय मैदान में जो है इसका जो है ये क्या गया, ठीक है ना। ये जो मैदान है इस मैदान का मतलब क्या होता है, ये वो तटीय क्षेत्र होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये वो तटीय क्षेत्र होता है जो समुद्र द्वारा जो है बहुत गहराई तक जो है डुबाया गया हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा समुद्र द्वारा, समुद्र द्वारा बहुत गहराई, बहुत गहराई तक डुबाया गया हो, ठीक है। ये वो क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गैस तो याद रखिएगा इसका मतलब होता क्या है, तो इसका अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ, तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि द्वीपों के बीच स्थित जो है या जो है या फिर द्वीपों के अंदर का क्षेत्र, ठीक है ना। तो लिख लीजिए द्वीपों का
द्वीपों का अंदर का क्षेत्र। अंदर का क्षेत्र भी लिख सकते हैं, इसका अर्थ ये होता है, या फिर जो है द्वीपों के बीच स्थित। ठीक है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ गाइस, तो पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है ये जो है ये आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है गाइस, तो याद रखिएगा ये गुजरात से लेकर जो है तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, गुजरात से तमिलनाडु तक, तमिलनाडु तक फैला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है पश्चिमी तटीय मैदान जो है, याद रखिएगा अरब सागर, अरब सागर और पश्चिमी पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा यहाँ की जो है लंबाई कितनी है गाइस, लंबाई। तो याद रखिएगा इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। इसमें कौन कौन सा राज्य हो गया, राज्य की अगर मैं बात करूं, तो इसमें अगर मैं राज्य की बात करूंगी तो आपका गुजरात हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था। तो शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है कुमार रानी से, ये जो है पार्वती देवी से, कुबेर नागा से, या फिर रूपरेखा से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर हम बात करें तो इसका शासनकाल, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल है 375 से 415 ईस्वी के बीच माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त साम्राज्य के थे, गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा ये जो है शकों को पराजित करके पूछा जाता है कि इन्होंने जो अपनी सत्ता स्थापित की थी, तो याद रखिएगा शकों को पराजित कर पश्चिमी भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया था। ठीक है, शकों को पराजित करके जो है याद रखिएगा पश्चिमी भारत में सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो नीति निर्देशक तत्व में 97वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसके तहत जो है कौन सा अधिनियम जोड़ा गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये आपका अनुच्छेद 40, 48 ए, 43 बी या फिर 44। तो गाइज ये जो है सबसे पहले बात करते हैं कि 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था। 97वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो ये आपका हुआ था 2011 में। ठीक है, इसके तहत क्या जोड़ा गया था गाइस, तो इसके तहत जो है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो हिस्सा है, ये जो है आपके सहकारी समिति को बढ़ावा देना, और इसके तहत जो है कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, 43 बी, 43 बी अनुच्छेद जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। और इस 43 बी में क्या है गाइस, तो इस 43 बी में है सहकारी समिति को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों को
बढ़ावा बढ़ावा देना। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 40 में क्या है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 48 ए, तो अनुच्छेद 48 ए में क्या है गाइस, तो राज्यों को पर्यावरण पर्यावरण और याद रखिएगा, और जो है पर्यावरण के संरक्षण लिख लीजिए। ठीक है ना, पर्यावरण के संरक्षण और वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में क्या है guys? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 44 में है आपका जो है यह हो गया नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है सीधे आप लिख सकते हैं समान नागरिक संहिता। ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है 97वां संविधान संशोधन समझा चुकी हूँ, बाकी इधर आपका 3 अनुच्छेद है, यहाँ याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है, तो फुलकारी लोक कला लखनऊ में प्रचलित है, कश्मीर में प्रचलित है, पंजाब में या फिर उड़ीसा में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ये जो है पंजाब में प्रसिद्ध है। ठीक है ना, फुलकारी मतलब हो गया फूल, अकारी मतलब जो है कला हो गया। इसके अलावा अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है चिकन चिकनकारी चिकनकारी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो कश्मीर में आपका हो गया कासीदाकारी, कसीदा कसीदाकारी। ठीक है। इसके बाद उड़ीसा की अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा का सबसे लोक कला जो प्रचलित है उड़ीसा का, वो है कांथा। सॉरी, कांथा नहीं है, झुनीति है। ठीक है ना, झुनीति। ये जो मैंने कांथा बोला था ना, कांथा जो है ये कहाँ का है गाइस, कांथा जो है ये आपके पश्चिम बंगाल का है। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया, तो कब बनाया गया, उन्हें 2000 में, 1997 में, 1994 में या फिर 1986 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दूरसंचार जो बनाया गया गाइस याद रखिएगा ये बनाया गया था 1994 में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक और याद रखिएगा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे हम कौन से नाम से जानते हैं, TRAI के नाम से। ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। ठीक है, 1997 में हुई थी। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये जो आपका जो है भारत में जो दूरसंचार क्षेत्र में उदारीकरण की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, तो उदारीकृत की जो शुरुआत हुई थी 1900 कब हुआ था, 1994 में। ये याद रखिएगा, इस नीति में जो है याद रखिएगा पहली बार जो है निजी कंपनियों को जो है क्या हुआ था, टेलीफोन सेवाओं में जो है भाग लेने की अनुमति दी गई थी। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कौन सी धातु पानी पर तैर सकती है, तो कौन सी धातु पानी पे तैर सकती है, तांबा, लोहा, लिथियम या फिर सोना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम तैर सकती है। और याद रखिएगा लिथियम जो है ये जो है क्षार धातु समूह है। ठीक है, क्षार धातु समूह है। ठीक है। इसके अलावा लिथियम जो है याद रखिएगा ये जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो परमाणु क्रमांक इसका 3 है। उसके बाद याद रखिएगा ये जो है सबसे हल्की धातु है लिथियम।
सबसे हल्की धातु है, ठीक है। और याद रखिएगा इसे जो है चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लिथियम का उपयोग कहाँ होता है, तो ये आपको याद रखना है कि लिथियम का जो उपयोग होता है ये बैटरी बनाने में, ठीक है ना। आयन बैटरी, बैटरी या फिर जो है लैपटॉप में इसका उपयोग होता है। लैपटॉप हो गया, आयन बैटरिया, ठीक है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो गाइज आज का जो सेशन है यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज गाइज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।